फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में, उसका मीनिंग, उसके कंपोनेंट्स वगैरह के बारे में कि कौन कौन से कंपोनेंट्स है जो एक बिजनेस को इंटरनेशनल बिजनेस को अफेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो देखो, हमें पता है कि इन्वायरमेंट क्या होता है। जो जहाँ पे एक बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है उसके आसपास का जो सराउंडिंग होती है वो एक इन्वायरमेंट को एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वो इन्वायरमेंट कहलाता है। लेकिन बिजनेस इन्वायरमेंट के कंसेप्ट में देखें तो वो क्या हो जाता है कि जो भी हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशन है किसी भी कंट्री की, ठीक है, जैसे दूसरे देशों के साथ कैसे रिलेशंस वगैरह हैं, कैसी टेक्नोलॉजी वगैरह में क्या चेंजमेंट आ रहे हैं, वो सारे हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। कहते हैं कि जो इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंज हो रहा है। जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने क्या करती है, जो संसार के बीच का गैप है ना वो बहुत ज़्यादा कम कर दिया। आज के टाइम में ना हम किसी भी देश के साथ कॉन्टैक्ट ईजिली एस्टेब्लिश कर सकते हैं। कहते हैं कि आज के टाइम में जो मल्टीलेटरल ट्रेड है ना उसके कारण कोई भी जो इकोनॉमी है वो के लिए नहीं है, मतलब वो ना बिना अफेक्ट हुए नहीं रह सकती इंटरनेशनल इन्वायरमेंट से। क्योंकि जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट होता है वो होता ही क्यों है, क्योंकि देखो इंटरनेशनल मतलब जब एक देश दूसरे देश के साथ रिलेशन वगैरह एस्टेब्लिश करता है, इंटरनेशनल मतलब वर्ल्ड वाइड। कहता है कि जो आज के टाइम में इंटरडिपेंडेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है अलग अलग देशों के बीच में। ठीक है, तो इसी के कारण कह रखा है कि जो हर प्रकार का जो बिजनेस है कहीं भी हो बिजनेस में वो अफेक्ट होता है किससे, जो भी चेंजिंग रोल है इंटरनेशनल बिजनेस का। ठीक है, तो कहता है कि जो इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट है वो होता क्या है, तो ये कहता है कि ये इंटीग्रेशन है, मतलब एक ग्रुप है डोमेस्टिक और फॉरेन बिजनेस इन्वायरमेंट का, या ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट एक कंपोज्ड है, मतलब एक ग्रुप है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट या अदर फैक्टर जो अफेक्ट होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस से। कहता है कि जितने भी ये कॉम्पोनेंट्स हैं इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा इकोनॉमिक। ठीक है, जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो सबसे ज़्यादा कंपोनेंट है, क्योंकि जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, इकोनॉमिक कंडीशंस वगैरह, इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह, इकोनॉमिक सिस्टम वगैरह से रिलेटेड है। कहते हैं कि जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत सारे प्रकार के बिजनेसेस के लिए। क्योंकि मतलब देखो जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है वो अफेक्ट करके चलता है किसको, जो भी हम ट्रेड वगैरह कर रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा ये उन्हीं को अफेक्ट करके चलता है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट जो बिजनेस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में लगे हुए हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उन बिजनेस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसी के कारण बहुत सारे अदर फैक्टर हैं, जैसे WTO एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल डिक्लेरेशन है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल फैक्टर है, वार वगैरह है, पॉलिटिकल टेंशंस वगैरह, ये भी अफेक्ट करके चलते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करते टाइम, क्योंकि आज के टाइम में हमें पता है कि भाई जो कम्युनिकेशन मीन्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इंटरनेट, फैशन शोज, ब्यूटी कॉन्टेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं अलग अलग देशों में। तो इसी के कारण क्या होगा, लाइफ स्टाइल बदल रहा है, लोगों को हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं फॉरेन ट्रेंड्स वगैरह को, जो भी दूसरे देशों का जो भी ट्रेंड वगैरह है कपड़ों का। ठीक है, वर्ड है ना छोटा हो गया है क्योंकि एडवांस मीन्स आ गए ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजी के। तो जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है वो रिलेटेड है डायरेक्टली कह दो या इनडायरेक्टली किससे, फॉरेन ऑफ फ्लो कैपिटल, मतलब फॉरेन कैपिटल के फ्लो से, फॉरेन टेक्नोलॉजी के फ्लो से, फॉरेन इंटरप्राइजेज से, या जो भी दूसरे देशों के गुड्स एंड सर्विसेज या ब्रांड नेम्स वगैरह हैं उनकी मीडियाज वगैरह उनके फ्लो से। अब बात आती है कि एक जो MNCs है, मतलब एक MNC कौन होती है जो एक से ज़्यादा देशों में अपना सामान वगैरह बेचती है, वो बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होते हैं, मतलब बहुत सारे इन्वायरमेंट से अफेक्ट होकर चलते हैं। देखो इन्वायरमेंट होते हैं 3, डोमेस्टिक, फॉरेन और इंटरन। डोमेस्टिक इन्वायरमेंट तो वो इन्वायरमेंट होता है जिसमें वो MNC ऑपरेट कर रही है, मतलब जहाँ पे वो अपने ऑपरेशंस कर रहे हैं, जहाँ पे अपना सामान बेच रही है, इससे अफेक्ट होती है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल और सोशियो कल्चरल से उस इन्वायरमेंट के। जबकि फॉरेन इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जिससे वो MNC बिलोंग करती है, मतलब जिस देश की वो कंपनी खुद है। ठीक है, और इंटरनेशनल में तो आई जाती है, ये इंटरेक्शन होता है डोमेस्टिक और फॉरेन का मिक्स होता है। इसमें कहता है कि ये अफेक्ट किया जाता है इंटरनेशनल अपने लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक है, WTO UNCTAD वगैरह, क्योंकि अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाते रहते हैं। अब बात आती है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट किन किन से अफेक्ट होता है, तो देखो ये हमारा पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक और अदर फैक्टर इन सभी से इन्फ्लुएंस होकर चलता है। तो इनकी स्टडी वगैरह बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है एक डेवलपिंग कंट्री का वो है ना डेवलप कंट्री से बहुत ज़्यादा अलग होता है। क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज होगी वहाँ पे पॉपुलेशन साइज भी अच्छा होता है, इनकम लेवल भी अच्छा होता है, अच्छी स्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी कम होता है, कस्टमर है ना वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं क्योंकि सोसाइटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा नया एडवांस है, रिसर्च डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में सब कम होता है, मतलब इनकम लेवल भी कम है,
लेस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, सोशल कस्टम ट्रेडिशन वगैरह बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है, मतलब उन पर ज़्यादा विश्वास वगैरह रखते हैं। इसीलिए कह रखा है अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजीज है ना वो बनाई जाती है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए और एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए जो भी बिजनेस इनमें ऑपरेट करना चाहता है। अब बात आती है इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट को हमें पढ़ने की क्यों ज़रूरत है। तो देखो जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट होता है ना वो अफेक्ट करता है बिजनेस यूनिट को, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लगी हुई है। तो देखो ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि रैपिड इंक्रीज हो रहा है आज के टाइम में इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब दूसरे देशों के साथ व्यापार में जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनका रोल बढ़ता जा रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, दूसरे देशों से जो पैसा है वो बढ़ता जा रहा है, जो गुड्स हैं मतलब उनका फ्री फ्लो हो रहा है अलग अलग कंट्रीज़ में, जो नोटरी बैरियर्स वो कम होते जा रहे हैं, फ्री फ्लो हो रहा है, टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ रहा है, जो भी ऑर्गेनाइज IMF वर्ल्ड बैंक WTO UNCTAD वगैरह हैं, ठीक है, इंक्रीज हो रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट किसके बीच में, अलग अलग देशों के बीच में, कॉर्पोरेट हाउसेज के बीच में, जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल लीगल सोशियो कल्चर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है वो भी अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह ट्रेड साइकिल टेररिज्म वगैरह वार वगैरह इनका भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर अफेक्ट पड़ता है। अब बात आती है कौन कौन से कंपोनेंट्स टाइप बोल दो, इनको कंस्टिट्यूएंट्स बोल दो इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट की। तो ये हमारे 6 टाइप्स हैं, इकोनॉमिक पॉलिटिकल लीगल सोशियो कल्चरल टेक्नोलॉजिकल और अदर, इनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है कि ये कंपोनेंट होता है, ठीक है, जो इंटरेक्शन होता है, कहता है कि एज ए कंपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर करता है वो सारे इकोनॉमिक फैक्टर जो इम्पैक्ट डालते हैं हमारे जो भी इंटरनेशनल बिजनेस होता है या जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है। जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है उसमें 3 चीज़ें आती है, इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, मेन तो यही 3 है। फिर बोल भी देते हैं फेस साइकिल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, ठीक है, जो इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह। तो जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है वो हमें पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये डायनामिक होता है, नेचर में चेंज होता रहता है। कहता है कि बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ना बहुत सारी गाइडलाइंस वगैरह इशू करते हैं, रूल्स वगैरह इशू करते हैं ताकि भाई जो भी हमारे इंटरनेशनल ट्रेड है उसको कंट्रोल किया जाए। जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन उसमें लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस मतलब UNCTAD है, ठीक है, ये अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह करते हैं ताकि जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया जाए, इन्वायरमेंट को अच्छे से स्टडी किया जाए, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा रिवलर अप्रोच अपनाई जा रही है फॉरेन ट्रेड के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कैपिटल को इन्वाइट किया जा रहा है। जो ग्लोबल मार्केटिंग मतलब कैपिटल मार्केट है उसमें जैसे USA है, UK, जापान वगैरह आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब बात आती है कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आते क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट डोमेस्टिक कंट्री का, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट उस कंट्री का जहाँ पे आप व्यापार कर रहे हो, जो रूल्स रेगुलेशन हमारे IMF वर्ल्ड बैंक वगैरह बनाए वो सब, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट अप्रोच जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग है, बिजनेस साइकिल की स्टेजेस वगैरह और जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं अलग अलग कंट्रीज़ की। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कहता है कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होकर चलता है। जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है एक तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज आती हैं अलग अलग गवर्नमेंट की फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, फॉरेन ट्रेड, टैरिफ, वर्किंग ऑफ MNC, फॉर प्राइस कंट्रोल, लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन वगैरह, और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तो इसके लिए MNC को 3 जगह का इन्वायरमेंट स्टडी करना पड़ता है। एक तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट डोमेस्टिक कंट्री का जहाँ पे वो अपना व्यापार कर रही है, ठीक है, तो देखो ये रेफर करता है पॉलिटिकल उस कंट्री का जहाँ पे ऑपरेट कर रही है। ये लेस डेवलप कंट्रीज जो भी होती है ना वो हमेशा मतलब है ना डिस्ट्रेस दिखाते हैं, जो भी MNCs वगैरह होती हैं वो ना बहुत ज़्यादा मतलब इंटरफेयर करती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं ताकि अपने लोगों के जो भी बिलीव है मतलब अपने लोगों का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट वगैरह कर सके, ठीक है, क्योंकि जो ये सोचते हैं कि MNCs जो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में रिप्यूटेशन करती हैं, अपने प्रॉफिट को अपने देशों में लेके जाती हैं। लेकिन आज के टाइम में पॉजिटिव अप्रोच बनाई जा रही है, इंसेंटिव वगैरह दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा ताकि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए। अब बात आती है दूसरा, वो क्या स्टडी करती है MNC, जिस देश से वो बिलोंग कर रहे हैं उसके भी इन्वायरमेंट को स्टडी करती है और एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को स्टडी करती है। मतलब ये डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों का इंटरेक्शन होता है। इसमें वो जो भी डिवीजन ऑफ USSR है इनके देखो, अगर USSR का डिवीजन उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, अमेरिका इराक वार हुआ तो उससे भी हमारे इंटरनेशनल ट्रेड पर बहुत इफेक्ट पड़ा था, इसलिए वो इन सबको चेंज कर मतलब समझ के चलते हैं क्योंकि जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो बहुत जल्दी चेंज होता है और इसका हमारे डोमेस्टिक इन्वायरमेंट पर अफेक्ट पड़ता है। अब बात आती है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट में आते क्या है, रूल्स आते हैं, पॉलिसीज आते हैं या जो लॉज वगैरह आते हैं जहाँ पे मतलब MNC ऑपरेट कर रही है उस देश के या जहाँ से MNC बिलोंग कर रही है उस देश के, या इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस वगैरह, ठीक है। कहता है कि जो भी ये रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ये हमारे किन के द्वारा बनाए जाते हैं, WTO, UNCTAD, ASEAN वगैरह इनके द्वारा, या अदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इंटरनेशनल ट्रेड हैं जैसे बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ वगैरह हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो है ना इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट में इंटर होती हैं,
डायरेक्ट करने के लिए फॉरेन ट्रेड को डिजायर्ड डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में वो अपने ट्रेड को बढ़ाना चाहती है उसके लिए वो एग्रीमेंट वगैरह भी करती है। ये एग्रीमेंट क्या होता है भाई, म्यूचुअली एग्रीड रूल्स वगैरह दे देता है, रूल्स वगैरह आ जाते हैं तो जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है वो कम हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि वो आसानी से अपने मतलब ट्रेड वगैरह कर पाते हैं दूसरे देश में। इसीलिए तो कह रखा है फेरा को हटाकर फेमा लेके आए थे, कंपटीशन एक्ट लेके आए थे। तो जो लीगल इन्वायरमेंट होता है वो उन रूल्स रेगुलेशंस को बनाते हैं जो अलग अलग नेशंस बनाते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड को। अब आते हैं सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मतलब सोसाइटी, क्योंकि देखो हमें पता है बिजनेस हमारा सोसाइटी का पार्ट है और बिजनेस सोसाइटी एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करके चलते हैं। तो जो सोसाइटी होती है उसमें सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट सोसाइटी से रिलेटेड आता है, मतलब जैसे कल्चरल रेफर करता है भाई लोगों का लिविंग कैसे बिहेवियर कैसा है एक इंडिविजुअल को सोसाइटी में, ठीक है। सोशियो कल्चरल में रेफर करता है अर्बनिज्म, फैमिली सिस्टम, रिलीजन, एजुकेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कस्टम, ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी, लैंग्वेज, बिजनेस एथिक्स वगैरह। तो एक जो बिजनेस होता है जो दूसरे देश में ऑपरेट करना चाहता है उसे तो भाई इनको समझना पड़ता है, दूसरे मतलब जो भी अलग अलग देश का जो भी सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट है उसको समझना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग अपने पॉलिसीज प्लान वगैरह बनाने पर, जैसे वो अपने फीचर्स और प्रोडक्ट में बदलाव करता है अलग देशों के अकॉर्डिंग, ठीक है। डिजाइन करता है अलग अलग एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम, अलग अलग एडवर्टाइजिंग स्लोगन वगैरह ये सब चूज करके चलता है, ठीक है। तो ये सोशियो इकोनॉमिक मतलब जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग होता है। अब बात आती है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी मतलब सिस्टमेटिक एप्लीकेशंस है, साइंटिफिक या जो अदर ऑर्गेनाइज नॉलेज है, प्रैक्टिकल टास्क है। कहते हैं पिछले 10 साल मतलब बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आया है टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी मतलब एक टाइप से कहते हैं एक आदमी को बचा सकती है, कोमा से बाहर निकाल सकती है। इतनी बड़ी बड़ी बीमारी थी कैंसर वगैरह, उनके लिए टेक्नोलॉजी ने बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ वगैरह दी हैं। तो टेक्नोलॉजी मतलब एक टाइप से कहते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए वंडर भी है, हमारे लिए हॉरर्स भी है, और ये एक मिक्स रेस है, मतलब डर भी पैदा करता है टेक्नोलॉजी। क्योंकि जो ये अगर इसका अच्छे से यूज़ करोगे तो ये हमारे लिए वरदान है, लेकिन अगर इसका नेगेटिव यूज़ करोगे तो ये हमारे लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, ये चेंजेस लेके आते हैं प्रोडक्ट में, सर्विस में, लाइफस्टाइल में, लिविंग कंडीशंस में। कुछ प्रोडक्ट हैं इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो अफेक्ट करते हैं जो भी बिजनेस इंटरप्राइजेज वगैरह होते हैं, जो भी मैनेज करते हैं उनको, ठीक है। जो फास्ट चेंज है टेक्नोलॉजी में वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह भी क्रिएट करता है। जैसे भाई हम आज टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग भाई खरीदी हमने मशीन, उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट लेगा 2-4 दिन में या महीने में ही टेक्नोलॉजी बदल गई, फिर क्या करें, ठीक है। तो एक टाइप से तो टेक्नोलॉजी ज़्यादा चेंज होती है तो प्रोडक्ट का जो लाइफ स्पान होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ाने के लिए कंपनीज क्या करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करती है ताकि अपग्रेड रहे, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, जो न्यू प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी है वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं आज के टाइम में पेटेंट और कॉपीराइट से, कि कोई भी उनको कॉपी ना कर पाए, ठीक है। अदर फैक्टर में क्राइसिस आ जाते हैं, जैसे एक देश में कोई क्राइसिस होगा ना उसका तो दूसरे देशों पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो मतलब डिसइंटीग्रेशन होता है जैसे यूएसएसआर का, तो इससे बहुत सारे देशों पर इफेक्ट पड़ा था। जो करेंसी क्राइसिस आए थे, बैंक फेल हो गए थे थाईलैंड में, ठीक है। जो यूरोजन डेब्ट क्राइसिस आए थे, तो ये सब क्राइसिस के बारे में बता रखा। तो एमएनसी को इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो भी टॉप मैनेजमेंट है ना एमएनसी की, उसे एक्सपर्ट्स वगैरह को हायर करना चाहिए जो क्राइसिस मैनेजमेंट वगैरह बोर्ड वगैरह एस्टैब्लिश करके चले और इमीडिएटली एडजस्ट कर दे इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह को जो भी क्राइसिस वगैरह है उनके अकॉर्डिंग। तो ये हमारे कंपोनेंट्स जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को अफेक्ट करके चलते हैं। अब बात आती है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं उसके अंतर्गत। तो देखो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट डोमेस्टिक का, इकोनॉमी का, बिजनेस साइकिल जो भी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अलग अलग इंस्टीट्यूशन और जो भी इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। तो देखो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में तो हमारा इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक सिस्टम, बिजनेस साइकिल में प्रॉस्पेरिटी, बूम, डिक्लाइन, डिप्रेशन, रिकवरी, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी डायरेक्ट भी हो सकती है, पोर्टफोलियो भी हो सकती है। इंस्टीट्यूशन आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, UNCTAD वगैरह आते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट में हमारे ये आते हैं, इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखो जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है ना डोमेस्टिक इकोनॉमी का कहता है रेफर करता है उन इकोनॉमिक फैक्टर को जो इंपैक्ट करते हैं किसी भी बिजनेस की वर्किंग को। इसमें इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक सिस्टम, ट्रेड साइकिल, इकोनॉमिक रिसोर्स वगैरह आ जाते हैं। तो इसमें देखो इकोनॉमिक कंडीशंस में आते हैं हमारी इनकम लेवल, पर कैपिटल इनकम, परचेजिंग प्राइस ऑफ द पब्लिक, प्रिवेलिंग प्राइस लेवल, ये सब आते हैं। ये अफेक्ट करके चलते हैं डिमांड वगैरह, क्योंकि जितनी ज़्यादा इनकम होती है उतनी ज़्यादा डिमांड होती है। जितना अगर लोगों की इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी प्रोडक्ट की। इकोनॉमिक पॉलिसीज में जो गवर्नमेंट बनाती है वो सब आ जाती है जो इंपैक्ट करके चलती है बिजनेस की पॉलिसी को, लाइक मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसीज, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी या मतलब एक्जिम पॉलिसीज, कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी या इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो मतलब अलग अलग प्लान वगैरह रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं रेगुलेट करने के लिए फॉरेन कंपनीज को अलग अलग सरकार के द्वारा, ठीक है। जैसे फेमा आया, फिर आया कंपटीशन एक्ट आया, ये सब बता रखे हैं। अब बात आती है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम में आते हैं मतलब एक जो देश होता है ना उसमें अलग अलग सिस्टम प्रिवेल होते हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स। कैपिटलिज्म जो मतलब प्राइवेट सेक्टर को फोकस करके चलता है जिसमें मतलब मेन प्रॉफिट पे फोकस किया जाता है। सोशलिज्म जिसमें सोसाइटी मेन होती है मतलब सोशल इम्पैक्ट पब्लिक सेक्टर पे होता है। मिक्स जिसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों मतलब पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट भी हो, दोनों एग्जिस्ट करें। हमारे देश में मिक्स इकोनॉमी है, चाइना में सोशलिज्म है, ठीक है।
आज के टाइम में शिफ्ट हो रहा है सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ना बहुत सारे देशों में। अब आता है स्टेजेस, मैंने यहाँ पे हिंदी भी लिखी है कि इनको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि, बहुत ज़्यादा ग्रोथ वगैरह होना, बूम आना, तेजी आना, डिक्लाइन होना मतलब गिरना, और डिप्रेशन होता बिल्कुल मंदी की स्टेज में आ जाना, बिल्कुल डिप्रेशन में। और रिकवरी मतलब जब वो डिप्रेशन से रिकवर होता है। प्रोस्पेरिटी थी, बूम था यहाँ पे बहुत तेज था, फिर वो गिरने लग गया, डिप्रेशन की सिचुएशन में आगे रिकवरी, मतलब ये एक लाइन होती है नॉर्मल लेवल से, जब नीचे गिरता है तो डिप्रेशन होता है, फिर यहाँ से उठ रहा है, रिकवरी हो रही है। तो जो बूम कंडीशन होती है जब किसी कंट्री में, तो वो पॉजिटिव इफेक्ट डालती है डिमांड पे, मार्केट शेयर पे, और डिप्रेशन में होते हैं तो नेगेटिव इफेक्ट डालती है। तो ये बता रहे अलग अलग स्टेज है ना, वो अलग अलग तरीके से इफेक्ट करती रहती है किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट को, तो इसलिए इनको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। फिर आते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी एक इन्वेस्टमेंट की जाती है एक नेशन से दूसरे नेशन में, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट होती है वो गवर्नमेंट की भी हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर की भी होती है, मतलब फ्री फ्लो होता है ना जो इन्वेस्टमेंट का अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। तो देखो एफडीआई और पोर्टफोलियो। एफडीआई में क्या होता है, हुलियन सब्सिडी एस्टैब्लिश करते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं मतलब जो अलग अलग कंपनी दूसरे देशों की, उनके शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, मैनेज करते हैं उनके काम को, ठीक है। जो डोमेस्टिक कंपनीज होती है उनको मैनेज किया जाता है फॉरेन कंपनीज के द्वारा या न्यू कंपनीज के द्वारा, रिस्क वगैरह भी इनके द्वारा बोन किया। जबकि इसमें उल्टा होता है, इसमें शेयर्स वगैरह डिवेंचर वगैरह में इन्वेस्ट करती है, उनको खरीदती है, लेकिन ना मैनेज नहीं करती, कंट्रोल वगैरह वो डोमेस्टिक कंपनी के पास खुद ही रहता है, ठीक है। इनको ना डिवेंचर में इन्वेस्ट किया तो फिक्स इंटरेस्ट मिल जाता है, लेकिन अगर शेयर्स में लगाए तो कोई फिक्स डिविडेंड की गारंटी नहीं होती। अब बात आती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, कहता है कि 1930 तक तो ना गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम प्रीवेल था हमारे देश में, मतलब गोल्ड के अकॉर्डिंग ही हमारा दूसरे देशों की करेंसी वगैरह को कन्वर्ट करके चलते थे, उसी को बेस मानते थे। लेकिन 1930 के बाद बहुत सारी कंट्रीज है ना उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को कर दिया सस्पेंड, और है ना उन्होंने एग्री हो गए कि भाई एक इंटरनेशनल ट्रेड को मतलब बनाएंगे, उसको फैसिलिटेट करेंगे। तो इसके लिए कहता है कि 1945 में 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप की गई थी, जिसमें एक था आईएमएफ और एक था वर्ल्ड बैंक। कहता है कि फिर कुछ सालों बाद कहता है कि भाई 1947 में ना एक जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड लेके आया गया था, गैट। गैट को बाद में नाम बदल कर हो गया था डब्ल्यूटीओ, मतलब डब्ल्यूटीओ 1995 में आया था। फिर कहता है कि अंकटाड आया 1964 में। इस तरह से मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस वगैरह आई थी ताकि कंट्रोल वगैरह किया जाए डेवलपमेंट और जो भी अंडर डेवलप कंट्रीज है उनका। तो देखो आईएमएफ है वो 27 दिसंबर 1945 को बना था ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस ऑफ यूएसए के अंतर्गत, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो भी वर्ल्ड ट्रेड की प्रॉब्लम वगैरह उनको सोल्व करना, रेट ऑफ एक्सचेंज को डिटरमाइन करना, जैसे मतलब पैसा वगैरह प्रोवाइड करवाना, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो भी डिसइक्विलिब्रियम है उसको सोल्व करना। इसमें 2 प्रकार के मेंबर होते हैं, ओरिजिनल और ऑर्डिनरी। ओरिजिनल तो वो जब ये बना था ना 31 दिसंबर 1945 से पहले जब ये बना, जब जो लोग इसके मेंबर थे वो तो ओरिजिनल है इसके, लेकिन उसके बाद अगर जिन लोगों ने 31 दिसंबर 1945 के बाद जिन लोगों ने ज्वाइन किया वो ऑर्डिनरी कहलाते हैं। वर्ल्ड बैंक कहता है कि वर्ल्ड बैंक भी इसी ऑब्जेक्टिव से एस्टेब्लिश हुआ था कि जो भी वार रिवेज करने, मतलब जैसे युद्ध वगैरह हो गए उसके कारण कोई कंट्री तबाह वगैरह हो गई, उसको सही करने के लिए, वर्ल्ड वार वगैरह रोकने के लिए, जो भी नेसेसरी कैपिटल वगैरह है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आया था एक टाइप से। तो जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना अंडर डेवलप कंट्रीज का वो करने के लिए आया था। जो वर्ल्ड बैंक था वो जून 1945 में बना था, मतलब उसने अपने फंक्शन स्टार्ट किए थे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि पैसे वगैरह प्रोवाइड करवाना जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है उनके लिए। जो भी कंट्री अगर वो आईएमएफ की मेंबर है तो वो ऑटोमेटिकली मतलब वर्ल्ड बैंक की मेंबर बन जाती है, और कोई भी कंट्री कभी वर्ल्ड बैंक से ना मेंबरशिप छोड़ सकती है एक रिटर्न नोटिस वगैरह दे करके। अब बात आती है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ मतलब ये आया था पहले, तो गैट आया था जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ एंड ट्रेड, ये 1947 में आया था। फिर 1994 में एक नया एग्रीमेंट आया था, मतलब 124 नेशंस ने साइन किया था उरुग्वे में। फिर इस एग्रीमेंट में ये डिसाइड किया गया मेंबर नेशंस के द्वारा कि जो भी फॉरेन ट्रेड है उसको उसमें हम क्या करेंगे, टैरिफ वगैरह नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस करेंगे। इसीलिए क्या किया गया, गैट की जगह पे हम लेके आए डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ ने है ना ये अपने काम को 1 जनवरी 1995 से स्टार्ट किया, ठीक है। डब्ल्यूटीओ ने है ना प्रोमोट किया ट्रेड को, मतलब बहुत सारे देशों में, ठीक है। डब्ल्यूटीओ ने टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया। इसका एम था इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, फ्री फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज का, इन्वेस्टमेंट का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। फिर आते यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड। कहता है कि जो अंकटाड है 1964 में एस्टैब्लिश हुआ था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। इसका मेन काम था प्रोमोट करना इंटरनेशनल ट्रेड को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज वगैरह है। जो अंकटाड है पहला वो जेनेवा 1964 में एस्टैब्लिश हुआ था। फिर जो अंकटाड है कहता है कि वो परमानेंट ऑर्गन बन गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसने इसके फंक्शन, एक्टिविटीज, मेंबरशिप वगैरह को डिफाइन किया। तो कहता है कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे प्रमोट करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, इंक्रीज करना एक्सपोर्ट को, इंक्रीज करना फाइनेंशियल असिस्टेंस, डेवलपमेंट करना जो भी लीस्ट डेवलप कंट्रीज वगैरह हैं उनको। फिर आता है इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। तो कहता है कि इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था अलग अलग देशों के बीच में ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया जाए। तो ये साइन किया गया जो भी नेबरिंग कंट्रीज थी, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज थी, जो भी डेवलप कंट्रीज थी, या जो भी डेवलपिंग कंट्रीज थी उनके बीच में। तो देखो सबसे पहला था जर्नलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। तो ये आया था डेवलप्ड नेशन से डेवलपिंग नेशन में, मतलब इसमें जो एग्रीमेंट हुआ था वेरी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स पे कंसेशन देने के लिए। ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंस था, ये था डेवलपिंग कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। इसमें वही था भाई
कंसेशन दिए गए थे टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स पे, इसको ना साउथ साउथ ट्रेड भी बोलते हैं। काउंटर ट्रेड एग्रीमेंट मतलब इस कंडीशन पे इंपोर्ट करना कि वो हमसे एक्सपोर्ट भी लेंगे, मतलब सेम अमाउंट का सेम फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में। और रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप या रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट था ना, ये आया था डेवलप्ड और डेवलप नेशंस के बीच में लिबरल रूल्स वगैरह बनाना जो भी है, ठीक है। इसके लिए कहता है बहुत सारे इकोनॉमिक ग्रुप्स वगैरह बनाए गए थे, ईयू, नफ्ता, आसियान, सार्क वगैरह। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था प्रमोट करना फ्री ट्रेड को, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को अलग अलग देशों के बीच में। और फिर यही कंक्लूजन बता रहे कि भाई इन्वायरमेंट को स्टडी करना बहुत जरूरी है, तो बहुत सारे फैक्टर्स को अफेक्ट करके चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार मेरी वीडियो पे आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।